नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं। जो कल अपन ने थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर रीड किया था, अब आज अपन बात करते हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज की। तो डियर फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ बता दूं कि उसमें अगर कोई टॉपिक रह भी गया है तो उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आप ये मत सोचना कि आपने वहाँ टॉपिक पढ़ाया नहीं यहाँ पे से। तो यहाँ पे अगर कोई टॉपिक रह भी गया है तो उसके एमसीक्यूज की फॉर्म में मैं यहाँ आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेंट की कंटेंट की ओर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, विद बेल आइकन बटन सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जितने वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करेंगे आप अच्छे से नहीं जान पाएंगे कि मैंने आपके लिए क्या कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत किया है और आप उनमें से कितना क्या नॉलेज रखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा और कंटेंट अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य बनता है, वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आप अपने क्वेश्चंस की ओर। तो डियर फ्रेंड्स, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। आपको बताना है कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है कैलोरी अपॉन ग्राम केल्विन, बी ग्राम अपॉन कैलोरी, सी कैलोरी ग्राम केल्विन और डी कैलोरी ग्राम। तो आपको बताना है फ्रेंड कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैलोरी अपॉन ग्राम केल्विन होता है। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कैलोरी अपॉन ग्राम केल्विन होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। आपके सामने चार ऑप्शन प्रेजेंट किए गए हैं, उनमें से आपको चूज करके बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए है ऊष्माधारिता बराबर विशिष्ट ऊष्मा गुणा द्रव्यमान, बी विशिष्ट ऊष्मा बराबर द्रव्यमान गुणा ऊष्माधारिता, और ऑप्शन सी ऊष्माधारिता बराबर द्रव्यमान अपॉन विशिष्ट ऊष्मा, और ऑप्शन डी है विशिष्ट ऊष्मा बराबर ऊष्माधारिता। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा है जो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कि ऊष्माधारिता बराबर क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा गुणा द्रव्यमान होता है। यानी कि विशिष्ट ऊष्मा और गुणा द्रव्यमान को जब आपस में उनका गुणनफल ही क्या कहलाता है? ऊष्माधारिता कहलाती है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रीय प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए डी डब्ल्यू के, बी डी यू के, सी माइनस डी एस के और डी माइनस डी यू के। तो आपको बताना है जो चक्रीय प्रक्रम होता है, तो मैंने आपको बताया था कि चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें जब कोई निकाय किसी परिवर्तन से होता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है? चक्रीय प्रक्रम कहा जाता है। कहने का मतलब बहुत साइक्लिक गति करे, ऐसा प्रक्रम जो करे साइक्लिक, यानी जहां से स्टार्ट होता है घूम करके वापस उसी स्टेज पे आ जाता है, तो वो प्रक्रम क्या कहलाता है? चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। तो इसमें ऊष्मा किसके बराबर होती है? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डी डब्ल्यू बराबर, डेल डब्ल्यू यानी जो किया गया कार्य है उसके बराबर क्या होती है? उसकी ऊष्मा होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस को अचानक संपीड़ित करने पर उसके ताप में, यानी कि आपको उसके ताप में क्या कोई भी गैस को अचानक से संपीड़ित कर दिया गया, उसको कंप्रेस्ड कर दिया जाए, तो उसको कंप्रेस्ड करने के दौरान उसके ताप पर क्या इफेक्ट होता है? ऑप्शन ए है वृद्धि होती है, बी कमी होती है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता है और डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वृद्धि होती है। यानी कि जब भी कोई भी गैस को अगर संपीड़ित कर दिया, उसको कंप्रेस्ड कर दिया जाए तो उसके तापमान में क्या होगी? हमेशा इंक्रीजमेंट होता है, उसके तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्धोष्म संपीड़न में निकाय पर किए गए कार्य का मान डिपेंड करता है ए निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि पर, बी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी पर, सी निकाय में आयतन में परिवर्तन पर और डी उपरोक्त सभी पर। तो आपको बताना है कि जो रुद्धोष्म संपीड़न होता है रुद्धोष्म प्रक्रम के अंतर्गत, यानी कि वह ऐसा निकाय जिसमें न तो ऊष्मा दी जाए और न ही ऊष्मा ली जाए,
तब दाब या आयतन में परिवर्तन किया जाए तो वह प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। तो उसी से रिलेटेड पूछा गया, जब उसमें उसके निकाय में अगर संपीड़न को में निकाय पर किए गए कार्य का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि पर। यानी कि जो निकाय है, जो रुद्धोष्म निकाय, उसके जो उसमें जो इंटरनल एनर्जी है, अगर उसमें इंक्रीजमेंट होता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन, रुद्धोष्म संपीड़न किया गया कार्य। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस के मुक्त प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या इफेक्ट होता है? ए, स्थिर रहती है, बी, बढ़ जाती है, सी, घट जाती है, और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थिर रहती है। यानी कोई भी किसी भी गैस के मुक्त प्रसार में अगर गैस की आंतरिक ऊर्जा की बात करें तो उसकी आंतरिक ऊर्जा हमेशा क्या रहती है? स्थिर बनी रहती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का बर्फ में बदलना कैसा प्रक्रम है? ए, समतापीय, बी, समआयतनिक, सी, समदाबीय, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि पानी का बर्फ में चेंज होना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समदाबीय प्रक्रम है। यानी कि समदाबीय प्रक्रम ही किसका क्या है? पानी का भाप बर्फ में बदलना। ओके, यानी कि जहाँ पे हमेशा जो तापमान होता है हमेशा समान स्टेज में बना रहता है वो समदाबीय प्रक्रम कहलाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा ए, स्थिर रहती है, बी, परिवर्तित होती है, सी, शून्य होती है, डी, इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी निकाय है, विलगित निकाय है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा हमेशा कैसी बनी रहती है? स्थिर अवस्था में बनी रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थिर अवस्था में बनी रहती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस को स्थिर ताप पर प्रसारित करने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा ए, बढ़ जाएगी, बी, घट जाएगी, सी, अपरिवर्तित रहेगी, और डी, शून्य हो जाएगी। तो आपको बताना है कि जो आदर्श गैस होता है, आदर्श गैस के अंदर जो अगर ताप स्थिर अवस्था में प्रसारित होता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा हमेशा क्या होती है? अपरिवर्तित बनी रहती है। यानी कि उसकी जो इंटरनल एनर्जी है किसी भी निकाय के ऊपर जिसमें आदर्श गैस है उसकी स्थिर ताप के ऊपर प्रसारित हो रही है, तो जो आंतरिक जो इंटरनल एनर्जी है उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा क्या रहती है? अपरिवर्तित बनी रहती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदूक से दागी गई गोली लक्ष्य से टकराने के बाद गर्म क्यों हो जाती है? ए, ताप में वृद्धि के कारण, बी, यांत्रिक कार्य का ऊष्मा में रूपांतरण के कारण, सी, गुप्त ऊष्मा के कारण, और डी, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि जो अगर किसी भी बंदूक के द्वारा जो गोली दागी जाती है, जो गोली किसी लक्ष्य से टकराती है, लक्ष्य से टकराने के दौरान वो क्या होती है? अचानक गर्म हो जाती है। तो वो गर्म किस वजह से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यांत्रिक कार्य का ऊष्मा में रूपांतरण के कारण। यानी कि उस यंत्र के जो कार्य किया जाता है, जो गोली जाके किसी लक्ष्य से टकराती है, उस टकरा के दौरान की जो ऊष्मा होती है उसमें क्या होता है? चेंज होता है, और चेंज होने के कारण वो उसमें हीट मिलती है, और हीट होने के कारण वो क्या होती है? गर्म हो जाती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस में समतापी प्रसार का अर्थ क्या है? ए, इसका ताप व दाब नियत रहता है, बी, ताप नियत रहता है, सी, ऊष्मा नियत रहती है, और डी, ताप ऊष्मा नियत रहती है। तो आपको बताना है कि जो एक आदर्श गैस होती है उसमें जो समतापी प्रसार होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताप नियत रहता है। यानी कि जो समतापी प्रसार होता है, देखो सम का अर्थ समान, और ताप का टेम्परेचर, यानी कि उसका टेम्परेचर क्या रहता है? हमेशा नियत बना रहता है, समान बना रहता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी? ए, 0, बी, अनंत, सी, 80 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, डी, 540 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा वो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा
अनंत होती है। तो बी इसका राइट आंसर होगा, कितनी होती है? अनंत होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डेफिनेट पूछा जा सकता है, तो आप इसको वैसे याद रखिएगा फ्रेंड। तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप अवश्य लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और जितने भी न्यू फ्रेंड्स मेरे देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली जितनी भी और भी जितनी सीरीज़ हैं, एनसीईआरटी है, एमसीक्यू सीरीज़ है, उनकी सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सकें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी से भरा एक थर्मस बोतल को तीव्र गति से हिलाया जाता है, कॉफी को एक निकाय मानने पर इसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? ए, आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, बी, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, सी, आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित होगी, और डी, आंतरिक ऊर्जा शून्य होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंतरिक ऊर्जा में इंक्रीजमेंट होगा, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उष्मागतिक निकाय के द्वारा किया गया कार्य ए, पथ पर निर्भर करता है, बी, निकाय की प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करता है, सी, निकाय में उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, डी, निकाय की अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। तो आपको बताना है कोई भी एक उष्मागतिक निकाय है, थर्मोडायनेमिक्स जो निकाय है उसके द्वारा किया गया कार्य होता है तो हमेशा उसके पथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसके पथ पर निर्भर करता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा U किसी स्थिति का एकमात्र फलन है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। आंतरिक ऊर्जा U किसी स्थिति का एकमात्र फलन है क्योंकि आंतरिक ऊर्जा U में होने वाले परिवर्तन ऑप्शन ए, पथ पर निर्भर करते हैं, बी, समतापी प्रक्रम के अनुरूप हैं, सी, रुद्धोष्म प्रक्रम के अनुरूप हैं, और डी, पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। तो आपको बताना है कि कोई भी जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी के किसी स्थिति का एकमात्र फलन के रूप में कार्य करने के दौरान उसमें किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, यानी कि समतापी प्रक्रम के अनुरूप होते हैं, इसी तरह रुद्धोष्म प्रक्रम के अनुरूप होते हैं, लेकिन पथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय समीकरण पीवी बराबर आरटी में वी प्रदर्शित करता है। ए, गैस के 1 लीटर आयतन को, बी, गैस के 1 ग्राम आयतन को, सी, गैस के 1 मोल आयतन को, और डी, गैस के किसी द्रव्यमान के आयतन को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गैस के 1 मोल आयतन को, यानी कि वी, गैसीय समीकरण V बराबर nRT जो होता है, RT में इसमें V होता है, वो हमेशा गैस के 1 मोल आयतन को प्रदर्शित करता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का मापन किया जाता है। ए, पदार्थ के ताप से, बी, पदार्थ के अणुओं की गति से, सी, पदार्थ के अणुओं के वेग से, और डी, पदार्थ के अणुओं की ऊर्जा से। तो ऊष्मा का मापन हमेशा किया जाता है वो पदार्थ के अणुओं की ऊर्जा से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पदार्थ के अणुओं की ऊर्जा से। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री केल्विन तापक्रम का सही मान है। आपको 0 डिग्री केल्विन का सही तापक्रम मान बताना है। ऑप्शन ए, 0 केल्विन यानी कि 0 केल्विन, बी, 273 केल्विन, सी, 273.15 केल्विन, और डी, 273.2 केल्विन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 273.15 केल्विन होता है, यानी कि 0 डिग्री केल्विन बराबर कितना होता है? 273.15 केल्विन होता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक कार्नो इंजन में स्रोत व सिंक का ताप क्रमशः 227 डिग्री सेल्सियस व 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इंजन की दक्षता कितनी होगी? तो मैंने आपको बताया था कि कार्नो इंजन क्या होता है कि नीटा बराबर 1 माइनस सिंक को दी गई ऊष्मा अपोन स्रोत के प्रति चक्र, यानी कि स्रोत से प्रति चक्र अवशोषित की गई ऊष्मा क्या कहलाती है? कार्नो इंजन के रूप में कार्य करती है। तो कोई भी ये कार्नो इंजन है वह स्रोत को, इसके स्रोत व सिंक का मान दे रखा है 227 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस। तो उसकी दक्षता अपने को पूछी है, तो फ्रेंड्स की दक्षता कितनी होगी? ऑप्शन ए है 40%, बी 50%, सी 60% और डी 70%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 40% होगी। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार्नो इंजन हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच कार्य करता है, ऐसे इंजन की दक्षता कितनी होगी? ए अनंत,
बी 0, सी 26.8% और डी 40.0%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 26.8% हो गया। नहीं, कोई भी एक भाप कार्नो इंजन होता है, वो अगर वो हिमांक में भाप बिंदु के मध्य कार्य करता है तो उसकी इंजन की दक्षता कितनी होगी? 26.8% होगी। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम दक्षता वाला इंजन होता है ए कार्नो इंजन, बी भाप इंजन, सी ऑटो इंजन और डी डीजल इंजन। तो अधिक क्षमता वाला जो इंजन होता है वो होता है ऑप्शन ए कार्नो इंजन होता है, यानी कार्नो इंजन होता है सबसे अधिक क्षमता वाला इंजन होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्नो इंजन की दक्षता कब अधिक होगी? अब अपने को ये तो पता चल गया कि कार्नो इंजन होता है वो सबसे अधिकतम दक्षता वाला इंजन होता है, लेकिन कब होता है, कैसी उसमें क्या कंडीशन क्रिएट होती है जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा अधिक दक्षता वाला होता है? तो ऑप्शन ए है जब स्रोत का ताप बढ़ाया जाए, बी जब सिंक का ताप बढ़ाया जाए, डी सी इंजन की दक्षता नियत रहती है और डी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जब स्रोत का ताप बढ़ाया जाए। क्या किया जाए? जब स्रोत का ताप बढ़ाया जाता है तो इंजन की दक्षता क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होती है, बहुत ज़्यादा अधिकतम होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्धोष्म प्रक्रम में निम्न में से क्या होता है? ए ताप में परिवर्तन, बी दाब में परिवर्तन, सी आयतन में परिवर्तन और डी उपरोक्त सभी। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में होता है तो क्या होता है? ऑप्शन डी होता है, यानी कि उपरोक्त ताप में परिवर्तन होता है, दाब में परिवर्तन होता है और उसके आयतन में परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉयल के नियम की सत्यता के लिए आवश्यक स्थिति है? ए समदाबीय, बी समतलीय, सी सम आयतनिक और डी रुद्धोष्म होती है। तो बॉयल के नियम की सत्यता की जांच के लिए जो एक इसका निश्चित स्थिति होती है वो क्या होती है? हमेशा समतलीय होती है, यानी कि उसके तल हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। तो यही बॉयल का नियम कहता है कि जब भी किसी निकाय के अंदर कोई भी वस्तु कार्य की जाती है तो उन दोनों के जो उनके तल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, सम बने रहते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी गैस की स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा आयतन की विशिष्ट उष्मा से होती है? ए कम होती है, बी संपाती होती है, सी अधिक होती है और डी कभी कम कभी अधिक होती है। तो आपको बताना है कि किसी गैस की स्थिर दाब पर जो विशिष्ट उष्मा होती है वो आयतन की विशिष्ट उष्मा से होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अधिक होती है, यानी कि जो गैस की स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा है आयतन की विशिष्ट उष्मा से क्या होती है? हमेशा अधिक होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है? ए कांच की, बी लोहा की, सी सीसा की और डी पीतल की। तो सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा होती है वो हमेशा फ्रेंड किसकी होती है? शीशे की होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि शीशे की विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा डिपेंड करती है? ए पदार्थ की संख्या पर, बी ताप पर, सी घनत्व पर और डी विशिष्ट उष्मा के ऊपर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पदार्थ की संरचना के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कोई भी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा की अपन बात करें तो हमेशा उस प्रोडक्ट की संरचना के उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अधिक ठंडा होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस पर जल, बी बर्फ, सी आइसक्रीम और डी समुद्र जल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आइसक्रीम। जो आइसक्रीम होती है वो सबसे अधिक ठंडी होती है, यानी कि बर्फ से भी ज़्यादा ठंडी कौन होती है? आइसक्रीम होती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ का टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डाल दिया जाए तो क्या होगा? ए बर्फ पिघल जाएगी, बी जल बन जाएगी, सी बर्फ नहीं पिघलेगी और डी थोड़ा सा पिघल जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बर्फ नहीं पिघलेगी, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ का टुकड़ा अगर 0 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डाल दिया जाए तो बर्फ हमेशा क्या रहती है? नहीं पिघलेगी और जिस स्टेज में होती है उसी स्टेज में बनी रहती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बर्फ के टुकड़े को परस्पर दबाते हैं तो वे जुड़कर एक पिंड बना लेते हैं, क्योंकि
आपने देखा होगा कि बर्फ के दो टुकड़े होते हैं, पर उनको आपस में ऐसे दबाते हैं, एक दूसरे के ऐसे प्रेशर डालते हैं तो दोनों एक दूसरे के चिपक जाते हैं और एक नई पिंड का निर्माण कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ए, ठंडक उत्पन्न होने के कारण, बी, ऊष्मा उत्पन्न होती है, सी, दाब के साथ गलनांक बढ़ता है और डी, दाब से गलनांक कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दाब के साथ गलनांक कम होता है। यानी कि जो ही अपन दोनों के ऊपर उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, उनके ऊपर दबाव डालेंगे तो उनके जो गलनांक होता है वो गलनांक कम होगा और वो दोनों बर्फ एक दूसरे के साथ में चिपक जाती हैं और एक नई पिंड का निर्माण कर लेती हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव ऐसे ताप पर उबलता है जिस पर संतृप्त वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब का होता है। ए, आधा, बी, दुगुना, सी, 1/3 और डी, बराबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बराबर होता है। ये कोई भी एक द्रव जो ऐसे ताप पर उबलता है जिस पर संतृप्त दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, हमेशा बराबर, यानी कि एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ताप पर आदर्श गैस के अणुओं में कौन सी ऊर्जा होती है? ए, केवल गतिज ऊर्जा, बी, केवल स्थितिज ऊर्जा, सी, गतिज व स्थितिज ऊर्जा दोनों, और डी, कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल गतिज ऊर्जा होती है। किसी भी ताप पर आदर्श गैस के अणुओं में कौन सी ऊर्जा होती है? हमेशा गतिज ऊर्जा होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 250 कैलोरी ऊष्मा से लगभग कितना कार्य किया जा सकता है? आपको बताना है कि जो 250 कैलोरी ऊष्मा होती है उससे लगभग कितना कार्य कर सकते हैं। ए, 1050 जूल, बी, 1045 अर्ग, सी, 1045 वॉट और डी, 0। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1050 जूल कार्य कर सकते हैं। यानी कि 250 कैलोरी ऊष्मा से 1050 जूल कार्य किया जा सकता है। ओके फ्रेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसको अच्छे याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतापीय परिवर्तन में किसी गैस का आयतन 10% कम कर दें तो उसके दाब पर क्या इफेक्ट होगा? यानी कोई भी एक समतापीय परिवर्तन में अगर किसी गैस का आयतन होता है वो 10% कम कर दिया जाए तो उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए, 10% की कमी होगी, बी, 10% की वृद्धि होगी, सी, 11.11% कमी होगी और डी, 11.11% वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10% की वृद्धि होगी। यानी कि कोई भी एक समतापीय परिवर्तन के अंदर अगर किसी गैस के आयतन को 10% कम कर दिया जाता है तो उसका जो प्रेशर होगा, उसका प्रेशर क्या होगा, 10% और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, उसके प्रेशर में 10% ज़्यादा की वृद्धि होगी। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? क्या वाकई में आपको लगता है वीडियो किसी भी फैमिली मेंबर या किसी भी आपके फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप आपके जितने भी ज़्यादा सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जिससे इतना सा होगा कि आपके फ्रेंड को कहीं अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेगा और एक मेरा भी जो छोटा सा मैसेज है वो आप तक पहुँच पाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे अवश्य बताइएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है किसी भी क्वेश्चन के प्रति या किसी भी प्रकार की, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज आपने पूरी वीडियो को वॉच किया है तो एक लाइक अवश्य बनता है। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए और जितने भी न्यू फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।